Good afternoon, everyone. Okay, so good afternoon, Ajay, Suraj, and everyone who are attending Signal and System class. So, in the last class, what I was teaching Fourier transform, and the Fourier transform we have written 16 properties and we have solved many questions. So, let us continue that part. Okay. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपने जो लास्ट पार्ट देखा था वो आपने देखा था डिफ्रेंशिएशन इन टाइम ऑपरेशन से रिलेटेड। तो डिफ्रेंशिएशन इन टाइम ऑपरेशन से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। क्वेश्चन इज signal xt with respect to time, and signal xt is a rectangular pulse in the range minus tau by 2 to tau by 2 with amplitude a, and what we have to do, we have to determine its Fourier transform x of omega. Okay. And what is this signal? Signal xt is equal to a rect t by tau. आपको अगर याद हो तो रेक्ट फंक्शन हमने बेसिक सिग्नल्स में लिखा है। a rect t by tau का मतलब है एम्पलीट्यूड a का इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसका ड्यूरेशन कितना होगा टाउ। ओके। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। मतलब आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो। सिग्नल एक्स टी इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। सो फॉर दिस सिग्नल वी कैन कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग फार्मूला आल्सो, बट एज कंपेयर टू बाय यूजिंग फार्मूला it is very easier to calculate Fourier transform of this signal with the help of differentiation in time property. तो चाहे तो फॉर्मूले से भी इसका Fourier ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर ले, बट उसके कंपैरिजन में भी डिफ्रेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी से अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन और फास्ट होगा। तो आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। सो लेट अस ड्रॉ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, ठीक है। एट टी इक्वल टू माइनस टॉ बाय टू राइजिंग एज, एट टी इक्वल टू टॉ बाय टू फॉलिंग एज। सो फॉर राइजिंग एज डेरिवेटिव विल बी राइजिंग इम्पल्स, एंड फॉर फॉलिंग एज डेरिवेटिव विल बी फॉलिंग इम्पल्स। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज हाउ मच? a. So impulse weight will be plus a and minus a. ठीक है। अब इस तरह ड्रॉ करने के बाद डी एक्स टी अपॉन डी टी को इम्पल्स के फॉर्म में लिखो, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, फिर रीअरेंज करो। ठीक है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आंसर आएगा सैम्पलिंग के फॉर्म में बताना है। a rect t by tau is a standard signal and its Fourier transform has been written in the form of sampling function. तो आप जो भी आंसर लिखेंगे या चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन। ओके, चलो तो अब क्या करें, इसे इम्पल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं क्या लिखता, डी एक्स टी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, आप फर्स्ट इम्पल्स को क्या लिखते, ए डेल्टा टी प्लस टॉ बाई टू। ओके, सेकेंड इम्पल्स का वेट माइनस ए है तो माइनस से लिखो, लोकेशन टॉ बाई टू है तो आप क्या लिखते, डेल्टा टी माइनस टॉ बाई टू। अब इस पर क्या अप्लाई करो, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते
जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू। थोड़ा रीअरेंज करो तो आप लिखते एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन दिस टर्म जे ओमेगा इन ब्रैकेट ई की पावर जे ओमेगा टाउ बाई टू माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई टू। यहाँ तक ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। तो साइन में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो आप लिखते ए अपॉन जे ओमेगा इंटू 2j साइन ओमेगा टाउ बाई टू, ऐसे लिखता। अभी मैंने एक पॉइंट और बोला था, क्या बोला था, ए रेक्टी बाई टाउ स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके टर्म्स में लिखते हैं, सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ जो साइन में आंसर आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सैम्पलिंग में। अगर आपको याद हो, अगर साइन थीटा है उसे सैम्पलिंग थीटा से रिलेट करना है तो फिर साइन थीटा को किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो, थीटा से। यहाँ थीटा कितना है, ओमेगा टाउ बाई टू, तो ओमेगा टाउ बाई टू से डिवाइड करो, फिर ओमेगा टाउ बाई टू से क्या करो, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला टर्म किस फंक्शन के फॉर्म में चाहिए, सैम्पलिंग के फॉर्म में चाहिए। अभी अगर आप देखो तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, जे कैंसिल आउट होगा, टू कैंसिल आउट होगा, ओमेगा कैंसिल आउट होगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखूँ, अच्छे से देखना, ए देन टाउ और इस टर्म को क्या लिखता, सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज ए टाउ, फाइनल आंसर इज ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू। So this is the Fourier transform for the function a rect t by tau। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ऋषभ, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, आदित्य आपके आंसर में करेक्शन करना है आपको, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। So write down next question. Next question is triangular pulse and signal xt is equal to a trie t by tau। आपको अगर याद हो, मीनिंग ऑफ ए ट्राई टी बाई टाउ इज even symmetrical rectangle with peak amplitude how much, a, and this tau is representing rightmost extension of triangle। यहाँ ट्रायंगल का ड्यूरेशन टाउ नहीं है, यहाँ ये जो टाउ है इस ट्रायंगल का राइट मोस्ट एक्सटेंशन होता है। अब अगर इवन सिमेट्रिकल है, राइट मोस्ट एक्सटेंशन टाउ है, तो लेफ्ट मोस्ट एक्सटेंशन क्या लिखता, माइनस टाउ। अब हमें इस सिग्नल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। करें कैलकुलेट। तो अभी सिग्नल के लिए क्या ड्रॉ करोगे, डेरिवेटिव। तो आपने डेरिवेटिव ड्रॉ करना स्टार्ट किया, डी एक्स टी अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब सिग्नल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, स्लोप, ओके। बिटवीन माइनस टाउ टू ज़ीरो दिस फंक्शन इज लीनियर, फॉर दिस लीनियर फंक्शन स्लोप इज पॉजिटिव, ओके। सो हाउ मच इज द पॉजिटिव स्लोप, राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लो, ए बाई टाउ। सो पॉजिटिव स्लोप इज हाउ मच, ए बाई टाउ, ठीक है।
for the range 0 to tau, this linear function is having negative slope. Okay, how much is the negative slope? माइनस ए बाई टाउ. तो स्लोप क्या लिखता? माइनस ए बाई टाउ. अभी मैंने क्या ड्रॉ किया है? डेरिवेटिव. इसको एक बार फिर से क्या करो? डिफरेंशिएट. ओके, इसको एक बार फिर से क्या करो? डिफरेंशिएट. तो कैलकुलेशन और भी आसान होगा. सो राइट डाउन डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर with respect to time. Okay, at t equal to minus tau, rising age, at t equal to 0, falling age, at t equal to tau, rising age. Now what is the derivative of rising age? For rising age, derivative is rising impulse. For falling age, derivative will be falling impulse. For rising age again, derivative will be rising impulse again. Now what about weight of impulses? Weights are related to amount of discontinuity. Okay, so what is the amount of discontinuity here? A by tau. So weight is A by tau. ये जो falling age है, इसमें total amount of discontinuity कितनी है? 2A by tau. तो falling impulse का weight क्या लिखता? माइनस 2A बाई टाउ. टी इक्वल टू टाउ पर अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? ए बाई टाउ. तो राइजिंग इम्पल्स का वेट कितना? ए बाई टाउ. यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद इसको मैथमेटिकली लिखो. तो आप क्या लिखते हैं? डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर. अब यहाँ 3 इम्पल्सेस आए, 3 इम्पल्सेस को मैथमेटिकली लिखो, फिर फूरियर अप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आएगा वो सैम्पलिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखना है. सैम्पलिंग फंक्शन में भी स्क्वायर्ड सैम्पलिंग फंक्शन में लिखना है. ये भी स्टैंडर्ड सिग्नल है. सो इम्पल्सेस आर ए बाई टाउ डेल्टा टी प्लस टाउ. ओके, तो मैंने लेफ्ट मोस्ट इम्पल्स लिखा. अब मैं राइट मोस्ट इम्पल्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ. तो क्या लिखता? प्लस ए बाई टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ. और सेंटर वाले इम्पल्स को थर्ड में लिखूँगा. सो दिस ओरिजिन इम्पल्स इज माइनस 2A बाई टाउ डेल्टा टी. अब इस पर क्या अप्लाई करूँगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म. सो नेक्स्ट स्टेप, लेट अस अप्लाई फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो जे ओमेगा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा. आपको याद तो होगा, आप जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार फूरियर में क्या मल्टीप्लाई करते हो? जे ओमेगा. Okay, Manish is asking, sir, in which type of signal we will add DC value? Yes, it is a very good question, because in differentiation in time we have to perform correction and that correction is related to DC value of signal. Okay, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए ऐड करेंगे किसी के लिए नहीं ऐड करेंगे, सब में ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे. जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, एक बार लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर जो करंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस पर जाऊँगा. लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा हमने इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट किया है, डिफरेंशिएट करके. तो जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन. और जो भी करेक्शन होगा वो सिग्नल के किस वैल्यू से रिलेटेड होगा? डीसी और एवरेज वैल्यू से रिलेटेड. यहाँ ये जो सिग्नल है इसका डीसी और एवरेज वैल्यू कितना है? 0. ये आपने लिखा भी है. फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन स्ट्रक्चर हैविंग फाइनाइट एम्पलीट्यूड डीसी और एवरेज वैल्यू विल बी हाउ मच? 0. तो फाइनाइट ड्यूरेशन का रेक्टेंगल, फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रायंगल, फाइनाइट ड्यूरेशन का कोई भी स्ट्रक्चर है, सबका एवरेज कितना? 0. तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एवरेज कितना? 0. अब अगर एवरेज ही 0 आ गया तो 0 का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगा? 0. अब यहाँ जो भी आंसर आया इसमें मैं कितना ऐड करता? 0. तो रिज़ल्ट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं. ठीक है, तो करेक्शन तो हमने किया बट करेक्शन ही 0 था तो कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी. ठीक है. अच्छा, अब वापस से इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं.
इसको कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ द फूरियर ऑफ फर्स्ट टर्म? फॉर फर्स्ट टर्म फूरियर इज a बाई टाउ e की पावर j ओमेगा टाउ। फॉर सेकेंड टर्म a बाई टाउ e की पावर माइनस j ओमेगा टाउ माइनस j ओमेगा टाउ। For this term, for third term Fourier is 2a by tau. Then we will find out x of omega. ये जो j ओमेगा होल स्क्वायर है इसको आप क्या लिखते हैं? j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब j स्क्वायर कितना? माइनस, मतलब j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिखता? माइनस ओमेगा स्क्वायर। RHS में ये जो 3 टर्म्स हैं इन 3 टर्म्स में कॉमन क्या है? a बाई टाउ। इधर से क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इनसाइड ब्रैकेट क्या लिखूँगा? e की पावर j ओमेगा टाउ प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा टाउ माइनस 2, ये लिखता। अभी देख लो आप। तो इसको इसी तरह सॉल्व करना है। मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आपको मैंने स्टेप्स बता दिए हैं। आंसर का नेचर भी मैंने बता दिया है कि जो भी आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में लिखना है? सैम्पलिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ओके, मतलब ये जो RHS है इसको कन्वर्ट करते चलो और फाइनली किस में कन्वर्ट करो? सैम्पलिंग स्क्वायर में। ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूँ, a अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ। ये जो टर्म है किस में कन्वर्ट होगा? 2 कॉस ओमेगा टाउ में माइनस 2। बाकी अब यहाँ से कन्वर्ट करो, इसके बाद कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, कॉस ओमेगा टाउ माइनस 1 आएगा। अब कॉस ओमेगा टाउ माइनस 1 को क्या लिखते? माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2। ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2। फिर इसको थोड़ा रीअरेंज करो, तब सैम्पलिंग स्क्वायर में आंसर आएगा। तो अब रीअरेंजमेंट आपको करना है। मैंने यहाँ तक कैलकुलेशन कर दिया है, कुछ टास्क आपके लिए छोड़ा है जो आप कंप्लीट करेंगे, और आई होप इतना तो आप कर सकते हैं। 3-4 स्टेप और लिखना है, जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिखूँगा। ऋषभ बेटा, आई थिंक योर आंसर इज नॉट कंप्लीट। जिंतु, योर आंसर इज करेक्ट। निक्की बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ ऋषभ, you have completed your answer, so your upcoming reply or your current reply is correct. आदित्य, आपका आंसर रॉन्ग है बेटा, आपने कहीं मिस्टेक किया है, थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। शुभम बेटा, योर क्वेरी इज़ करेक्ट। पहले कॉस से साइन में कन्वर्ट करो, फिर सैम्पलिंग में कन्वर्ट होगा। ओके, सो everyone has given correct answer except 1 or 2 boys. So correct answer is 8 tau sampling square omega tau by 2. तो आपने पूरे ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 tau सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा
tau/2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। फिर से हमने डिफरेंशिएट करके फूरियर कैलकुलेट किया है, तो रिज़ल्ट में करेक्शन करना होगा। जो भी करेक्शन होगा वो सिग्नल के किस वैल्यू से रिलेटेड होगा, एवरेज वैल्यू से रिलेटेड होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन ट्रायंगल। फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ट्रायंगल अगेन हाउ मच इज़ द एवरेज वैल्यू, 0। तो अब अगर इसका एवरेज 0 है तो कुछ करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। मतलब यहाँ आपने जो भी लिखा है यही करेक्ट आंसर है। ओके अच्छा, अब इसके बाद चलो ये सब तो आपने देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिग्नल xt इज इक्वल टू a0 सैम्पलिंग kt। फॉर a0 सैम्पलिंग kt डिटरमाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म x of omega। okay, so what we have to do, we have to draw x of omega। तो हमें क्या करना है, x of omega को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो जहाँ से आता है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं पर्सनली वहाँ से सॉल्व करता हूँ जहाँ से मुझे आता है, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले लिखा है, फॉर ए रेक्ट टी बाई टाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ/2। ठीक है, मतलब रेक्ट फंक्शन का फूरियर सैम्पलिंग के टर्म्स में आता है। ओके, इंटरचेंज करो, यही ड्यूलिटी है। अगर टाइम डोमेन में सैम्पलिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिलेगा, रेक्ट। तो रेक्टेंगल का फूरियर सैम्पलिंग इंटरचेंज करो तो ड्यूलिटी बोलता है कि सैम्पलिंग का फूरियर क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। तो अभी मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ड्यूलिटी। और कुछ इस तरह लिखूँगा, पहले एक वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर पल्स का। ओके, सो रेक्टेंगुलर पल्स extension minus tau/2 to tau/2, pulse amplitude is a। Now suppose this function is ft। Now what is its Fourier transform, its Fourier transform is a tau sampling omega tau/2। अब इस पर क्या अप्लाई करूँगा, ड्यूलिटी। तो मैं ओमेगा को किससे रिप्लेस करूँगा, टी से। तो मैं LHS में क्या लिखूँगा, ए टाउ सैम्पलिंग, ए टाउ सैम्पलिंग टी टाउ/2। अब RHS में पहले क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पाई, क्योंकि मैं ड्यूलिटी ओमेगा डोमेन में यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो फंक्शन ft है इसमें t को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस ओमेगा से। तो मैं क्या लिखता, 2 पाई स्मॉल f फंक्शन ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब 2 पाई f ऑफ माइनस ओमेगा, ओमेगा के अगेंस्ट ड्रॉ करना है। तो करना क्या है, ये जो ft है मैंने इसी ft में t को माइनस ओमेगा से रिप्लेस किया है। अब आप इस वेव फॉर्म को देखें तो ये इवन फंक्शन है। ओके, इसे y एक्सिस के अबाउट फोल्ड करोगे तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो f ऑफ माइनस ओमेगा मैं क्या ड्रॉ करता, सेम रेक्टेंगुलर पल्स विथ एक्सटेंशन माइनस tau/2 to tau/2। नाउ व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड, इधर रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड कितना, a, इधर एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई। तो एम्पलीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पाई से। तो रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड क्या लिखूँगा, 2 पाई a। क्या अभी आंसर आया, बिल्कुल नहीं। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ जो सैम्पलिंग फंक्शन है इसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, a0 एंड k। यहाँ पर कौन से टर्म्स आ रहे हैं, a0 एंड k। मतलब इधर जो भी रेक्टेंगल आएगा उसमें एक्सटेंशन और एम्पलीट्यूड a0 और k से रिलेटेड होना चाहिए।
ए नॉट के इक्वल नहीं है, ए नॉट अलग है, के अलग है। तो यहाँ जो भी रेक्टेंगल होगा उसका एक्सटेंशन ए नॉट और के से रिलेटेड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी ए नॉट और के से रिलेटेड होना चाहिए। इधर आप देखो कहीं भी के है क्या? नहीं है। कहीं भी ए नॉट है क्या? नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो टाउ और ए है जो कि अननोन टर्म्स हैं इस फंक्शन में, इन दोनों अननोन टर्म्स को ए नॉट और के से रिलेट करके लिखना है। तो क्या करेंगे, ए टाउ सैम्पलिंग t/2 इसे कंपेयर करो ए नॉट सैम्पलिंग के टी से। तो आपने क्या किया कि आपने कंपेयर किया ए नॉट सैम्पलिंग के टी से, और कंपैरिजन से आपने कुछ टर्म्स लिख दिए। अच्छे से देखो, ए नॉट किसके इक्वल है? ए टाउ के, और के किसके इक्वल है? टाउ/2 के। ठीक है, तो ए नॉट किसके इक्वल आया? ए टाउ के, और के किसके इक्वल आया? टाउ/2 के। ठीक है, ओके। अब आपने इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख दिया, तो रिलेशनशिप आया ए नॉट इज इक्वल टू ए टाउ एंड के इज इक्वल टू टाउ/2। अब ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन किसके इक्वल है। तो एक्सटेंशन माइनस टाउ/2 से टाउ/2 तक है। टाउ/2 किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो एक्सटेंशन को के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो के टर्म्स में एक्सटेंशन मैं क्या लिखता? के टर्म्स में एक्सटेंशन लिखता माइनस के से के तक। ओके, अब एम्पलीट्यूड में ए का जो टर्म है इसको ए नॉट और के से रिलेट करना है। तो एम्पलीट्यूड को मैं इधर लिखता हूँ, उधर रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड कितना है? 2πa। फिर लिखो 2π। अभी ए को यहाँ से रिप्लेस करो, ए विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टाउ। तो ए को मैं किससे रिप्लेस करूँगा? ए नॉट बाई टाउ से। तो 2πa नॉट टाउ, टाउ को ये जो सेकंड रिलेशनशिप है यहाँ से रिप्लेस करो। तो टाउ को आप क्या लिखते? 2k। अच्छा, अब आपने इस फॉर्म में लिखा तो 2 से 2 का टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट। तो कितना आया? ए नॉट पाई बाई के। ओके, इसका मतलब 2πa ये किसके इक्वल आया? ए नॉट पाई बाई के इक्वल। ठीक है, तो मैंने डिटेल में कैलकुलेट करके बताया कि ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा मिलता है रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगल का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक? माइनस के से के तक। एम्पलीट्यूड कितना? ए नॉट पाई बाई के। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो रिज़ल्ट यहाँ पर आया है वो बस केवल याद रखना है। आपको ये प्रोसेस नहीं याद है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़िकल्टी हो रही है। आपको करना क्या है उस पर ध्यान रखना है। क्या करना है? ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फूरियर रेक्टेंगुलर पल्स मिलता है, ये याद रखना है। जो भी रेक्टेंगल आएगा उसका एक्सटेंशन माइनस के से के, एम्पलीट्यूड कितना? ए नॉट पाई बाई के। बस ये याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पेयर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पेयर के रिज़ल्ट को कैसे यूज़ करना है। चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, जैसे ही देखा कि सैम्पलिंग का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है तो अब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग में लिखा जाता है, और अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा तो उस पर ड्यूलिटी अप्लाई करके फिर थोड़ा रीअरेंजमेंट करके गिवन सैम्पलिंग फंक्शन का आंसर मैं लिख दूंगा। तो मुझे याद आया कि हाँ, एक पेयर है जो हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा है। कौन सा पेयर था? रेक्टेंगल और सैम्पलिंग का। ओके, तो मैंने उसी पेयर को ड्रॉ किया और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया। फिर इस पर क्या अप्लाई किया? ड्यूलिटी। अब ड्यूलिटी में जैसे प्रोसीड करते हो वैसे प्रोसीड करो।
ओमेगा को रिप्लेस करो टी से तो वो रिप्लेस हो गया। फिर ओमेगा डोमेन में यूज़ कर रहे हो तो पहले एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करते 2 पाई, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। फिर ये जो फंक्शन है इसमें टी को किससे रिप्लेस करते माइनस ओमेगा से, तो वो भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया और 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा आ गया। ओके, ये जो स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ माइनस ओमेगा है ये है क्या, ये इसी का फोल्डेड वर्जन है और एक्स एक्सिस पर टी के जगह ओमेगा लिखना था, तो इसको क्या करो फोल्ड करो और एक्स एक्सिस पर टी के जगह ओमेगा लिखो। अब ये तो इवन है, इसको फोल्ड करते यही मिलता, और टी के जगह एक्स एक्सिस पर क्या लिखना था ओमेगा, वो मैंने कर लिया। दूसरा अब क्या लिखना था एम्पलीट्यूड, तो इधर देखो प्रीवियस एम्पलीट्यूड को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई से, यहाँ 2 पाई आया ना, वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा एम्पलीट्यूड में। इधर देखो एम्पलीट्यूड कितना ए, कितने से मल्टीप्लाई करो 2 पाई से, तो न्यू एम्पलीट्यूड कितना, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, 2 पाई ए, वो मैंने लिख दिया। अब सवाल ये है, कोई भी आपसे यही पूछेगा ना कि भाई ये बताओ इधर ए नॉट सैम्पलिंग के टी है, इधर ए नॉट और के दिख रहा है, तुम्हारे इस आंसर में कहीं ए नॉट है ही नहीं, कहीं के है ही नहीं। ए अलग है, ए नॉट अलग है, ठीक है, के अलग है और टाउ अलग है, समझ में आया। अब कोई पूछेगा आपसे कि ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फूरियर बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा रेक्टेंगल आया -τ/2 से τ/2 तक एम्पलीट्यूड 2 पाई ए। अब सामने वाला तो ढूंढेगा ना कि ए नॉट किधर है बताओ, के किधर है बताओ, क्योंकि यहाँ तो टाउ और ए तो कहीं भी नहीं है ना, इधर बेटा ए नॉट है और के है, ठीक है, ए और टाउ है क्या, नहीं है। तो यहाँ से क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में ए और टाउ को हटाना है, और ए और टाउ की जगह हमें क्या चाहिए, रिलेट करके ए नॉट और के से रिलेट करना है, क्योंकि फंक्शन में ए नॉट और के का टर्म दिख रहा है। तो क्या करते, कॉमन सेंस वाली चीज़, यहाँ जो फंक्शन है इसको मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ, कंपेयर करने के बाद पता करता हूँ तो पता चला ए नॉट किसके इक्वल, ए टाउ के इक्वल, और यहाँ टी का कोएफिशिएंट के है, इधर टी का कोएफिशिएंट τ/2, तो के इक्वल टू τ/2, सिंपल। अच्छा, फिर -τ/2 से τ/2 तक है, फिर हमने देखा τ/2 के इक्वल, तो एक्सटेंशन माइनस के से के लिखो। फिर एम्पलीट्यूड 2 पाई ए है, यहाँ 2 पाई ए में से ए को हटाना है, किससे रिलेट करना है, ए नॉट और के से। अब करते हैं रिलेट, पहले ए आया, ए कहाँ है इसमें ढूंढो, यहाँ से ए को क्या लिखते ए नॉट बाई टाउ, तो ए को लिखो ए नॉट बाई टाउ। अब यहाँ टाउ आ गया, इसको भी हटाना है, तो इसमें देखो टाउ कितना है 2k, तो टाउ को लिखो 2k, लिख दिया, 2 कैंसिल आउट, कितना है एम्पलीट्यूड ए नॉट पाई बाई के, ठीक है। हमें इस प्रोसेस से मतलब नहीं है मेरे बच्चों, मतलब ये है कि एंड रिज़ल्ट क्या आया। आपको जो याद करना है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग अननेसेसरी में घबराने लग जाते हो, जैसे ही 2-4 स्टेप में थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स दिखता है आप पहले हथियार डाल के बैठ जाते हो कि सर हमसे तो नहीं होगा सर, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है सर। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ याद करने के लिए आपको, मेरा काम है एज ए टीचर प्रोसेस बताना कि देखो कैसे आया, समझ में आया बढ़िया है, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि याद आपको बस केवल इतना करना है, ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगल। ओके, जो भी रेक्टेंगल आया इसका एक्सटेंशन माइनस के से के तक, और एम्पलीट्यूड कितना ए नॉट पाई बाई के, बस केवल ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं, प्रोसेस याद नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ये याद रखो बस। समझ में आया? हमें मतलब उसी से है जिससे एग्ज़ाम क्लियर होता है, बाकी के कहानी से मतलब नहीं है, हमें हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है कि इतना हम लोग एटलीस्ट याद करें जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको याद रखना है। ओके, तो ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फूरियर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको याद करो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, suppose xt is equal to 4 sampling 5t. Now what we have to do, we have to draw its Fourier transform. समझ में आया?
अभी मैंने सिग्नल लिखा है ना 4 सैम्पलिंग 5t, इसका क्या ड्रॉ करना है, बस केवल फूरियर। बहुत आसान है, इधर कंपेयर करो, ड्रॉ कर लो। ओके, इसमें कहाँ डिफ़िकल्टी है। लोग अननेसेसरी अफवाहें फैलाते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफ़िकल्ट टॉपिक है। अरे डिफ़िकल्ट कहाँ है, ऐसे तो डिफ़िकल्ट कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो फिर आपको नेटवर्क लगने लगेगा ठीक है, कम्युनिकेशन लगेगा, पावर सिस्टम लगेगा, मशीन लगेगा। इसमें कहाँ डिफ़िकल्टी है। सिंपल वे में पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आगे बढ़ो। जो चीज़ें आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो प्लीज़ याद कर लो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता हूँ वो सॉल्व करो। बाकी उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ और आराम से सुख चैन से बैठो। ठीक है, अननेसेसरी दिमाग को दौड़ाओगे कि ये भी कर लें, ये भी याद कर लें, सब कुछ याद कर लें, भगवान बन जाए, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि दिन रात आप एफर्ट करते रहो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बता रहा हूँ एटलीस्ट वो फॉलो करो। ओके तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या ड्रॉ करता, रेक्टेंगल। अभी क्या करूँगा, ये जो फंक्शन एक्स टी है इसको कंपेयर करो ए नॉट सैम्पलिंग के टी से, और पता करो ए नॉट कितना है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 4, लिखो उसको। के कितना आया, 5, लिखो उसको। और फिर आपने याद किया है फॉर ए नॉट सैम्पलिंग के टी फूरियर विल बी रेक्टेंगुलर इन द रेंज माइनस के टू के एंड एम्पलीट्यूड ए नॉट पाई बाई के। पहले ऐसे लिख दो, उसके बाद देखो के कितना है पुट करो, ए नॉट कितना है पुट करो, काम ख़त्म और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या लिखता, -5 से 5 तक एंड एम्पलीट्यूड विल बी 4 पाई बाई 5। क्या मैंने याद करके ये सब लिखा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ से जो रिज़ल्ट आया उसको देखा, कंपेयर किया, जो जो वैल्यूज़ आए पुट कर दिए। अमन बेटा आपने एम्पलीट्यूड करेक्ट लिखा है, ठीक है, बट एक्स ऑफ ओमेगा बस केवल 4 पाई बाई 5 नहीं है। हाँ, अगर आपने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखा है तब वो करेक्ट है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। मान लो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज एक वेव फॉर्म है, सपोज वेव फॉर्म इज एफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी and signal ft is a rectangular pulse in the range 7 to 11 and amplitude is 10. ओके, ये एफ टी नहीं, एफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा है। सो वेव फॉर्म इज एफ ऑफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा and what we have to do, we have to calculate its inverse Fourier transform. अभी हमें क्या करना है, इनवर्स फूरियर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब जहाँ हम लोग कंफर्टेबल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में कूद पड़ो और सॉल्व करने लग जाओ और अननेसेसरी जाके क्वेश्चन के ट्रैप में फंस जाओ। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या मालूम है कि अगर इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल फूरियर में है तो उसका इन्वर्स सैम्पलिंग में लिखना आता है। ठीक है, यही लॉजिक है ना, इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल इन फूरियर एंड वी कैन राइट वेरी इजली इट्स टाइम डोमेन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग। यही करेंगे। पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल। ओके तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल। लेट अस अज्यूम y of omega with respect to omega. Okay, what is the duration of this rectangle, 4. So duration of this rectangle y omega should be also 4. इवन सिमेट्रिकल है तो एक्सटेंशन -2 से 2 तक। एम्पलीट्यूड यही लिखो जो f ऑफ ओमेगा में है, 10।
मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल है फूरियर में, इसका इन्वर्स बड़े आसानी से हम लोग टाइम डोमेन में लिख लेंगे। अब इसको मैं लिखूँगा, सपोज एक्सटेंशन इज -k2k एंड एम्पलीट्यूड इज a0 पाई बाई k, देन इट्स इनवर्स yt विल बी द फंक्शन a0 सैम्पलिंग kt। ऐसे फिर बढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इसका इन्वर्स लिखेंगे a0 सैम्पलिंग kt। अब हमें क्या चाहिए, a0 और k कहाँ से मिलेगा, इस वाले वेव फॉर्म से मिलेगा। अब आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो k की वैल्यू कितनी है 2, k कितना है 2, a0 पाई बाई k 10 के इक्वल है, जिसमें k कितना है 2 है, तो बताओ a0 कितना 20 बाई पाई। अगर k 2 है तो आप यहाँ से a0 क्या लिखते 20 बाई पाई, तो a0 को मैं क्या लिखता 20 बाई पाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को टाइम डोमेन में पुट करो तो आप क्या लिखते 20 बाई पाई सैम्पलिंग ऑफ 2t। चलो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके बाद रिलेट करना है, f ऑफ ओमेगा को y ऑफ ओमेगा से रिलेट करना है। तो y ओमेगा को कितना राइट शिफ्ट करोगे तो f ओमेगा मिलेगा। ओके, y ओमेगा को कितना राइट शिफ्ट करोगे सो दैट कि f ओमेगा मिल जाए, तो y ओमेगा को 9 से राइट शिफ्ट करो, तो यही y ओमेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा f ओमेगा में। इट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म राइट शिफ्टिंग ऑन y ऑफ ओमेगा विथ 9। So mathematically we will replace omega with omega minus 9. ओके, तो y ओमेगा में ओमेगा को ओमेगा माइनस 9 से रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा f ओमेगा। तो f ओमेगा क्या लिखता y ऑफ ओमेगा माइनस 9। अब इधर देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग दिख रहा है, ओमेगा माइनस 9, ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा माइनस 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में साइन कैसा होता है अपोजिट, तो मैं एफ टी क्या लिखता एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर जे 9t इंटू वाई टी। देख लो आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में साइन अपोजिट, यहाँ शिफ्टिंग में माइनस साइन तो एक्सपोनेंशियल का पावर प्लस में है। तो आंसर मैं क्या लिखता ई की पावर जे 9t इंटू वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी कितना है 20 बाई पाई सैम्पलिंग ऑफ 2t। ठीक है ओके, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको ये नहीं करना है कि अच्छा सर ने क्वेश्चन लिखा है तो मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैंने भी तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, बट स्टिल क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। अब ये सब नहीं करना है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना भी आसान टॉपिक नहीं माना जाता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है सिग्नल सिस्टम का, बट हम लोग इसे सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या क्या होता है वो सीख रहे हैं। तो जब तक लर्निंग फेज़ होता है तो ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फंसोगे। जब तक लर्निंग फेज़ है तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, उसको सीखो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ से इन्वर्स लिखने में डायरेक्ट अगर डिफ़िकल्टी हो रही थी तो घूम फिर करके आंसर तक पहुँचो। इसको देख करके इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल, इसका इन्वर्स आसानी से लिखो, फिर क्या यूज़ करो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, और उसके बाद रिजल्टेंट आंसर लिख दो। ठीक है चलो ये सब तो आपने देख लिया। ओके ठीक है, अब इन सब के बाद इसके बाद अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कैलकुलेट
एरिया एंड एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी, वेयर सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ टी। अभी सैम्पलिंग टी फंक्शन का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया एंड एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि जब भी टाइम डोमेन में एरिया कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन आपको डिफ़िकल्ट लगने लगे तो किसका हेल्प ले लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। यही हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सैम्पलिंग ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है। सैम्पलिंग ऑफ टी, फॉर सैम्पलिंग फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी रेक्टेंगुलर इन नेचर। तो अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, रेक्टेंगल। अच्छा, अब आपने कंपेयर किया ए नॉट सैम्पलिंग के टी। अब आपने कंपैरिजन से ए नॉट और के वैल्यूज़ लिख दिए। तो देखो ए नॉट किसके इक्वल, 1 के इक्वल, के किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ए नॉट भी 1 है और के भी कितना है, 1 है। अच्छा, ए नॉट सैम्पलिंग के टी का फोरियर आप कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस के टू के एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रेक्टेंगल इज ए नॉट पाई बाई के। तो मैंने भी लिख दिया। अब ए नॉट और के वैल्यूज़ पुट कर दो। ए नॉट और के दोनों के वैल्यूज़ कितने हैं, 1। मतलब इधर जो रेक्टेंगल आया इसका एक्सटेंशन -1 से 1 तक और एम्पलीट्यूड कितना है, पाई। हमने अभी पूरे ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर लिया है, हमने अभी फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है। अब इसमें सेकेंड और थर्ड टास्क भी है। सेकेंड टास्क है वी हैव टू कैलकुलेट एरिया एंड थर्ड टास्क इज वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फॉर एरिया कैलकुलेशन we will use the property area under time domain। अब आपने एक प्रॉपर्टी लिखा है, कौन सा प्रॉपर्टी है वो, एरिया अंडर टाइम डोमेन प्रॉपर्टी, एरिया अंडर टाइम डोमेन। ठीक है, एरिया अंडर टाइम डोमेन। आपने क्या लिखा था, कुछ इस तरह, एरिया ऑफ एक्स टी will be equal to value of x omega at omega equal to 0। ठीक है, अगर एक्स टी का एरिया चाहिए तो किसके इक्वल है, एक्स ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू 0 वाले एम्पलीट्यूड के इक्वल है। अब चेक करो, एक्स ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ओमेगा इक्वल टू 0 पर एक्स ओमेगा का एम्पलीट्यूड ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है कितना, पाई। क्योंकि रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड पाई है तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी एम्पलीट्यूड कितना है, पाई है। तो सैम्पलिंग फंक्शन का एरिया कितना होता है, पाई। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी। तो एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करोगे, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम से। पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम याद आ रहा है, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम आपने लिखा था। ओके, आपने कुछ इस तरह लिखा था, एनर्जी ऑफ सिग्नल एक्स टी इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/2 पाई इंटीग्रेशन -इन्फानाइट टू इन्फानाइट मॉड एक्स ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा। करे कैलकुलेट तो क्या लिखता, 1/2 पाई। अब चेक करो एक्स ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी रेंज में अवेलेबल है। तो एक्स ओमेगा किस रेंज में अवेलेबल है, -1 to 1। तो अब इंटीग्रेशन का रेंज -1 से कहाँ तक लिखता, 1 तक। इस रेंज में एक्स ओमेगा कितना है, पाई। उसे क्या करना है, स्क्वायर और इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो आप लिखते 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो एनर्जी भी कितना आया, पाई। तो सैम्पलिंग फंक्शन का एरिया भी पाई होता है और एनर्जी भी पाई होता है। अब ये नहीं कि सर एरिया और एनर्जी तो ऑलवेज इक्वल होता है, अपना एक नया कंक्लूजन बना लेना। समझ में आ रहा है, ये तो कोइंसिडेंस है ना कि अब सैम्पलिंग फंक्शन ऐसा है जिसका एरिया भी पाई है और एनर्जी भी कितना है, पाई है। अपने लिए तो अच्छा ही है ना कि हमें याद करना आसान रहेगा। अच्छा, ये ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया और एनर्जी दोनों सेम ही आता है, कितना आता है, पाई।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ मैं। चलो लिखो। अभी ये सब तो आपने देख लिया है, ठीक है। अब इन सब से डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ओके अभी वापस से हम लोग एक रिज़ल्ट पर आते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था। ओके वो रिज़ल्ट क्या है, मैं वापस से उसको लिखता हूँ। फॉर ए रेक्ट टी बाई टाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए नॉट ए टाउ ए टाउ ए टाउ ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2। अब मैं इस पेयर पर आता हूँ। टाइम डोमेन में रेक्टेंगल है। ओके रेक्टेंगल का एक्सटेंशन माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2 तक और एम्पलीट्यूड कितना ए। अब जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफरेंट हैं। इसके पहले वाला डिफरेंट था। इसके पहले वाला डिफरेंट कैसे, क्योंकि यहाँ टाइम डोमेन में सैम्पलिंग है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इनसे डिफरेंट हैं। अब टाइम डोमेन में क्या है, रेक्टेंगल। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, सैम्पलिंग। तो अब इस पेयर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा तो इसके सॉल्व करने का तरीका प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चंस अपोजिट पेयर पर था। टाइम डोमेन में सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल। यहाँ जो सॉल्व करने का तरीका है इससे अलग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ओके इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज ए रेक्टेंगल इन टाइम डोमेन and what we have to do, we have to calculate its Fourier. In the time domain, a rectangular pulse is extended from -5 to 5 and amplitude is 7. हमें क्या लिखना है, इसका Fourier ट्रांसफॉर्म लिखना है।
पहला तरीका है कि यहाँ कंपेयर करके ए और टाउ पता करो कितना है। ए इज़ 7, टाउ बाय 2 इज़ 5, सो टाउ इज़ हाउ मच 10। ठीक है, तो ए 7 आएगा, टाउ कितना आएगा 10। और ये जो रिज़ल्ट है इसमें ए और टाउ के वैल्यूज़ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस तरह आंसर तो आ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आपने कंपेयर किया, ए इज़ हाउ मच 7, टाउ बाय 2 इज़ 5, सो टाउ विल बी हाउ मच 10, so a tau will be how much, a was how much 7, tau is how much 10, so a tau will be 70 omega, 70 sampling omega, tau by 2 is how much 5, so 5 omega, 70 sampling 5 omega आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए, इसके पहले वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी यही टेक्निक लगाने लगे। तो अगर कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूँ, हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे इससे पर्सनली हेल्प मिला है, तो ये नहीं कि आप कुछ भी आएगा उस पर यही लगाने लग जाओगे। ठीक है, तो इसको इस तरह हम लोग याद करते हैं। ये जो रिज़ल्ट है, आप अगर ध्यान से देखो, इधर पीक एम्पलीट्यूड कितना है 8 टाउ, और इसका एरिया भी कितना है 8 टाउ। तो इसका जो एरिया है वो सैम्पलिंग का पीक एम्पलीट्यूड है। ओके, रेक्टेंगल का एरिया कितना 8 टाउ, तो अगर ए रेक्ट टी बाई टाउ आया, मतलब ऐसा कोई रेक्टेंगल आया, तो फूरियर कुछ इस तरह लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, सीधा चेक करूंगा एरिया कितना है 8 टाउ, तो लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया सैम्पलिंग ओमेगा इनटू राइट मोस्ट एक्सटेंशन टाउ बाई 2। चेक कर लो, इधर राइट मोस्ट एक्सटेंशन टाउ बाई 2 ही तो दिख रहा है। तो कहने का मतलब टाइम डोमेन में -5 से 5 का रेक्टेंगल, तो उधर सैम्पलिंग 5 ओमेगा आएगा। -8 से 8 का रेक्टेंगल होगा, सैम्पलिंग 8 ओमेगा आएगा। -10 से 10 का रेक्टेंगल होगा, सैम्पलिंग 10 ओमेगा आएगा। इतना तो दिमाग काम कर रहा होगा ना। थोड़ा कंपेयर करके ट्रिक बनाना तो जानते होगे ना। नहीं जानते हो तो सीखो कि ट्रिक तो ऐसे ही बनता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है तो जैसे आपने देखा -5 से 5 का रेक्टेंगल है, तो इधर पहले लिख दो, इधर पहले क्या लिख दो, सैम्पलिंग 5 ओमेगा। क्या लिख दूंगा, सैम्पलिंग 5 ओमेगा। अब सैम्पलिंग का पीक एम्पलीट्यूड लिखना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग है, उसका पीक एम्पलीट्यूड लिखना है। तो क्या करूँगा, चेक करूँगा इसका एरिया कितना है, 10 × 7 कितना आया 70। तो क्या लिख दूँगा 70 सैम्पलिंग 5 ओमेगा। इस तरह लिखना सुपर इजी है। हेडेक चला जाता है कि अच्छा कंपेयर करके ए कितना दिख रहा है 7 आ रहा है, फिर टाउ कैलकुलेट करना पड़ जाता है। अच्छा टाउ बाय 2 5 है तो टाउ कितना 10 है। ठीक है, अब दिमाग में स्टोर करना पड़ता है कि अच्छा ए आ रहा है 7, टाउ आया है 10। फिर जब यहाँ लिखने रखते हो तो पहले आता है ए टाउ, तो अब कैलकुलेट करने लग जाते हो, ए टाउ है तो ए कितना आया था, सोचने लग जाते हो ए कितना आया था 7, फिर टाउ, अरे टाउ तो भूल गए, फिर से बैठ के अच्छा टाउ बाय 2 5 है, ये फिर से करना पड़ रहा है। टाउ 10 आया, अच्छा यहाँ टाउ 10 है, ए कितना था, फिर से भूल गए, फिर देखोगे अच्छा ए 7 था, तो 7 × 10, इसमें टाइम लग रहा है ना। जो काम हम लोग देख करके विद इन 1 to 2 सेकेंड कर सकते थे, वो हमें करना पड़ रहा है 7 to 8 सेकेंड्स में। ये जो 7-8 सेकेंड हैं, ये भी मायने रखता है गेट या ईएससी के ऑब्जेक्टिव में। तो मैं ये बचाने के लिए हेल्प करना चाह रहा था आपका। और इस तरह जो याद रखते हैं, एरिया सैम्पलिंग ओमेगा राइट मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेक्टेंगल, देखते ही आंसर आ जाता है। इसका एरिया कितना 70, तो उधर आएगा 70 सैम्पलिंग 5 ओमेगा। सिंपल, काम खत्म। कितना फास्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह, अब इससे थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ, इससे थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ। ओके, सपोज सिग्नल xt with respect to time is like this, there is a waveform, और वेवफॉर्म कुछ ऐसा है, एक्सटेंशन -10 to 10, these two time instants are -2 and 2, amplitudes are 5 and 8, कुछ ऐसा है। Now what we have to do, we have to calculate its Fourier
ट्रांसफॉर्म। हमें बस केवल क्या लिखना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है। ठीक है, हिंट बस केवल इतना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसे आप इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में लिख डालो, और इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आंसर आप बहुत ईजिली दो सैम्पलिंग फंक्शंस के समेशन से लिख डालोगे। तो मैं ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखने का। ठीक है, चलो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। सबसे आसान तरीका, इसे दो इवन सिमेट्रिकल रेक्टेंगल्स के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर दो। फर्स्ट इज x1t एंड सेकेंड इज x2t। फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर फर्स्ट सिग्नल विल बी x1 ओमेगा एंड फॉर सेकेंड सिग्नल फूरियर विल बी x2 ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अब आपने देखा -10 से 10 का रेंज, तो -10 से 10 वाले रेंज में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। इसका एम्पलीट्यूड क्या लिखो, इधर अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करो कितना है 5, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या लिखो -5। इसके बाद आपने देखा -2 से 2 वाले रेंज में एक दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके x ऑफ t प्रोड्यूस करना है। मतलब x ऑफ t आखिर है क्या, x ऑफ t समेशन ऑफ x1t एंड x2t। ओके, तो अब कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ कि इसको देख करके मैं दो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करने से xt आना चाहिए। तो -2 से 2 वाले रेंज में इधर क्या लिखूँगा, सो दैट कि यहाँ पर कुछ लिखूँ उसमें +5 करूँ सो दैट कि 8 मिल जाए। क्या लिखता 3। कुछ बच्चे यहीं पर 8 लिखने लग जाते हैं कि सर देखिए ना -2 से 2 वाले में एम्पलीट्यूड 8 दिख रहा है। अरे इन दोनों को ऐड करके 8 आना चाहिए। इतना तो समझ में आता होगा ना कि -2 से 2 में अगर मैं इधर 3 लिखूँगा तो फिर -2 से 2 वाले रेंज में यहाँ एम्पलीट्यूड और इधर एम्पलीट्यूड को मैं क्या करूँगा, ऐड करके कितना आएगा 8। तो मैं 3 + 5 कितना आता 8, ऐसे लिखता ना। ठीक है, अब आपने देखा -10 से 10 का रेक्टेंगल, तो आपने सबसे पहले लिख दिया सैम्पलिंग 10 ओमेगा। फिर आपने चेक किया एरिया कितना है, आपने चेक किया तो इसका बेस विड्थ है 20 × 5 और 20 × 5 कितना 100, तो एरिया कितना आया 100। तो जो एरिया आया वो सैम्पलिंग का पीक एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली पहले आपने इसका एरिया चेक किया कितना है 4 × 3 12, तो जो भी एरिया आया यहाँ पर लिख डालो 12। फिर आपने देखा -2 से 2 का रेक्टेंगल, तो आपने सैम्पलिंग लिख दिया सैम्पलिंग 2 ओमेगा। ओके, अब अपना आंसर आ भी चुका है, क्योंकि अब अगर x ऑफ ओमेगा लिखना है तो इन दोनों के फूरियर को क्या करना है, ऐड। तो आप क्या लिखते, x1 ओमेगा प्लस x2 ओमेगा। सो आंसर इज 100 सैम्पलिंग 10 ओमेगा प्लस 12 सैम्पलिंग 2 ओमेगा। देख लो आप। ऋषभ बेटा, आपको बस केवल थोड़ा सा करेक्शन करना है, टी के जगह ओमेगा लिखना है। जिंतु बेटा, you have to do the same correction, you have to replace variable t with omega in your answer. Okay, ऋषभ आप करेक्शन कर लेना। सूरज, your answer is correct.
शांभवी, योर आंसर इज करेक्ट। सूरज और शांभवी ने करेक्ट आंसर लिखा है। चलो, अब ये तो आपने देख लिया है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद इनसे थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ। ओके, इनसे थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ। एक बार वर्कबुक थोड़ा ओपन करता हूँ, फिर देखता हूँ कहीं कुछ। ओके, ठीक है। इन सब से थोड़ा डिफरेंट, वापस से ड्यूलिटी से रिलेटेड एक पॉइंट लिखता हूँ। आपने ड्यूलिटी प्रॉपर्टी लिखा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूलिटी। एक बार वापस से लिखता हूँ। आपने क्या लिखा था? फॉर एक्स टी सपोज फूरियर इज एक्स ऑफ ओमेगा। नाउ we will replace omega with t. So function will be capital X function of small t. Then we have to multiply 2 pi in the RHS, and in this time domain function t will be replaced with minus omega. So resultant Fourier is 2 pi small x function of minus omega. ठीक है, ये जो आपने लिखा है ड्यूलिटी में, इसको ऐसे भी समझते हैं कि एक सिग्नल है x ऑफ t, इस पर आपने 2 बार फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। देखो, फर्स्ट टाइम फूरियर इधर अप्लाई हो रहा है, फिर सेकंड टाइम फूरियर इधर अप्लाई हो रहा है। तो xt पर 2 बार फूरियर अप्लाई करो। आपने xt पर 2 बार फूरियर अप्लाई किया तो क्या मिला? 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितने बार फूरियर अप्लाई करो? 2 बार। ठीक है, तो एक्स टी पर 2 टाइम्स फूरियर अप्लाई करो तो रिज़ल्ट आएगा 2 पाई स्मॉल एक्स फंक्शन ऑफ माइनस ओमेगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ। जैसे सपोज देयर इज़ ए वेव फॉर्म एक्स टी, ओके, and xt with respect to t is a structure like this, linear function, then rectangle. Okay, outside this range function is 0. Time instants are -3 and 2. Amplitude is 5. Now question is, on this waveform, if we will apply 2 times Fourier, then what will be the resultant Fourier transform? क्वेश्चन समझ में आया? अगर इस वेव फॉर्म पर 2 बार फूरियर अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट फूरियर क्या मिलेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है? यहाँ पर पहले लिख देना है ओमेगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना है? फोल्ड। इसको वाई एक्सिस के अबाउट क्या करो? फोल्ड। फोल्ड करके इसमें ड्रॉ करो। तो आपने वाई एक्सिस के अबाउट क्या किया? फोल्ड। फोल्ड करके क्या किया? ड्रॉ कर दिया। जो एक्सटेंशन दिख रहा है वही एक्सटेंशन उधर लिखो, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो आएगा तो क्या लिखते हैं? -2 से कहाँ तक? 3 तक। इसको फोल्ड करते तो उधर क्या लिखते? -2 से 3 तक। और इधर जो भी एम्पलीट्यूड है उसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 पाई से। तो आप लिखते 2 पाई इंटू प्रीवियस एम्पलीट्यूड 5। सो एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी 10 पाई। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं, ओके, कि कोई फंक्शन है उस पर 2 टाइम्स फूरियर अप्लाई करो तो रिजल्टेंट फूरियर क्या आएगा। सुपर इजी क्वेश्चन होता है, बट जिनको नहीं मालूम होता है उनके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यही बन जाता है फूरियर का। सुपर इजी ऐसे है कि इसको फोल्ड करो, जो भी आए उसके एम्पलीट्यूड को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। मोस्ट डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कुछ बच्चों को क्योंकि उन्हें एक बार फूरियर अप्लाई करना ही पहाड़ लगता है, तो 2 बार फूरियर अप्लाई करने से ही डर लग जाता है, ठीक है। बट यहाँ तो ट्रिक है ना कि आपको 2 बार फूरियर अप्लाई करना है तो ड्यूलिटी यूज़ करना है। इसको वाई एक्सिस के अबाउट क्या करो? फोल्ड।
और एम्पलीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से। कितना आसान है। ओके चलो अब इसके बाद एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके मान लो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज क्वेश्चन इज देयर इज ए सिग्नल xt with respect to time. Okay, signal xt with respect to time, and structure of waveform is like this. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, -4 this instant is -2 this instant is 2. Amplitudes are 5 and this peak amplitude is suppose 10. और आपको करना क्या है, what you have to do, you have to draw, suppose we are applying Fourier transform 4 times, 4 टाइम Fourier transform अप्लाई करने के बाद यहाँ जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आएगा वो आपको ड्रॉ करना है। ओके ड्रॉ द रिजल्टेंट Fourier ट्रांसफॉर्म, ओके अभी भी ये आसान है। अमन बोल रहे हैं सर जी आपका ही दिया हुआ ज्ञान काम आ रहा है। अच्छा बेटा अमन बेटा, ज्ञान तो आगे भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक्स और टेक्निक्स या शॉर्टकट्स या तरीके हम लोग सीखते हैं वो आगे जा कर के एग्ज़ाम में काम आते ही हैं। और उससे एक आइडिया भी लगता है कि अदर सब्जेक्ट में भी अगर ट्राई करें तो ऐसे हर टॉपिक में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल हो उसमें भी ट्राई करने पर ट्रिक्स निकाले जा सकते हैं। ओके निक्की ने आंसर किया है सेम विथ 4 पाई एम्पलीट्यूड मल्टीप्लिकेशन। निक्की बेटा थोड़ा सा आंसर रॉन्ग हो गया, 4 पाई नहीं होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा। ओके तो आंसर कुछ ऐसा होगा, वेव फॉर्म यही आएगा, बस प्रीवियस एम्पलीट्यूड को 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। परनीत बोल रहे हैं सर अगर सिंगल टाइम Fourier ट्रांसफॉर्म पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे। तब बेटा शॉर्टकट थोड़ी है, हम लोग इसके पहले तो सिंगल टाइम ही Fourier कैलकुलेट कर रहे थे, सिंपल है ना। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल टाइम Fourier कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ रेक्टेंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, डिफ्रेंशिएट करके Fourier कैलकुलेट कर लो। मैंने आपको बताया है सिंगल टाइम Fourier कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं और प्लस डिफ्रेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी भी है। और उसमें आपको ये भी बोला है डिफ्रेंशिएशन इन टाइम आप तब यूज़ करो जब आपके सामने जो वेव फॉर्म दिखे वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। और अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन नहीं है तो अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब अपना दिमाग कैसे लगाना है, इसके लिए पहले Fourier ट्रांसफॉर्म आप कंप्लीटली पढ़ो। जो 13-14 स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं उनका Fourier ट्रांसफॉर्म याद करके रखो। जो 16 प्रॉपर्टीज़ हैं Fourier ट्रांसफॉर्म के वो भी आप याद करके रखो। जैसे मैंने अपने टाइम में 2006-07 बैच में जब MEDG में पढ़ रहा था तो मैंने भी तो याद किया था ना। तो बिना याद किए तेज़ तर्रार बच्चा भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो बट आपने अगर प्रॉपर्टी नहीं याद रखा, स्टैंडर्ड सिग्नल का Fourier ट्रांसफॉर्म नहीं याद रखा, तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्मार्टनेस अलग जगह है, इंटेलिजेंसी अलग जगह है, लेकिन एफर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एफर्ट आपको हर लेवल पे करना ही पड़ेगा।
चलो 4 टाइम्स कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं कि पहले 2 टाइम्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, 2 टाइम्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया है जब आप 2 टाइम्स फूरियर अप्लाई करो तो इसे y एक्सिस के अबाउट क्या करोगे, फोल्ड। तो हमने पहले फोल्ड कर लिया, ठीक है। ओके, फोल्ड करोगे तो एक्सटेंशन -2 से कहाँ तक, 4 तक। ओके, अब इधर जो भी एम्पलीट्यूड है, ओके इधर एम्पलीट्यूड कितना है 5 और 10, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पाई से। याद तो आ रहा है कि जब आप 2 टाइम्स फूरियर अप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई, और वेव फॉर्म को क्या करना है, फोल्ड। तो हमने फोल्ड कर दिया, एम्पलीट्यूड को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 2 पाई कितना, 10 पाई, फिर 10 × 2 पाई कितना, 20 पाई। यहाँ तक पहुँच गए। अब वापस से हमें फिर से कितने टाइम्स फूरियर अप्लाई करना है, फिर से 2 टाइम्स फूरियर अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस, इसको फिर से फोल्ड करो और एम्पलीट्यूड को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने वेव फॉर्म को फिर से फोल्ड किया, तो वेव फॉर्म को फोल्ड करो, तो फोल्ड करते तो वेव फॉर्म कुछ ऐसा ड्रॉ करते, -4 -2 एंड 2। और अब इधर जो एम्पलीट्यूड्स आए इसको फिर से कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से। तो 20 × 2 पाई कितना, नहीं 10 × 2 पाई कितना, 20 पाई स्क्वायर। 20 पाई × 2 पाई कितना, 20 पाई × 2 पाई 40 पाई स्क्वायर। और एक्स एक्सिस पर वेरिएबल क्या लिख दूंगा, ओमेगा। आ तो गया आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अभी करेक्ट है। शाम्भी करेक्ट आंसर, निक्की, सूरज करेक्ट आंसर। खोली बेटा वहाँ 40 पाई स्क्वायर होगा, आपने जो 40 पाई लिखा है उधर 40 पाई स्क्वायर होगा। चलो अभी आपने ये सब तो देख लिया, अब इनसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके वर्कबुक से है। ओके, मैं असल में यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैं असल में नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का वन ऑफ द मेथड्स कुछ ऐसा भी है। ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द वर्कबुक। Question is like this: there is a signal yt and it is equal to cos t into x of t. For yt, Fourier transform is y of omega. तो yt का Fourier transform है y of omega, y of omega ओमेगा के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में देखोगे तो मैथमेटिकली गिवन है। देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म को कुछ लोग y ऑफ जे ओमेगा लिखते हैं, कुछ लोग y ऑफ ओमेगा लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का नोटेशन y ओमेगा दिखेगा, कभी नोटेशन y ऑफ जे ओमेगा दिखेगा। तो देख करके घबरा मत जाना कि सर ने तो पढ़ाया उसमें ओमेगा था, हम लोग को जो क्वेश्चन आया गेट में उसमें जे ओमेगा है, दोनों सेम ही है ना, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, नोटेशन को कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, फाइनली वेव फॉर्म तो यही ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो नोटेशन मैटर नहीं करता है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिग्नल एंड सिस्टम की बुक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म में हर जगह नोटेशन में वाई ओमेगा, एक्स ओमेगा, एच ओमेगा ऐसा दिखेगा, और कुछ सिग्नल सिस्टम की स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनमें वो नोटेशन वाई ऑफ जी ओमेगा, एक्स ऑफ जी ओमेगा, एफ ऑफ जी ओमेगा लेके चलते हैं। हमें उन नोटेशन से मतलब नहीं है, वाई ऑफ जे ओमेगा लिखो या वाई ऑफ ओमेगा लिखो, दोनों एक ही है। इतना समझ में आया? हमें मतलब है कि आखिर इसमें वेव फॉर्म क्या बनेगा। वाई ऑफ जे ओमेगा और वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 8 व्हेन मॉड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो -2 से 2 वाले रेंज में, एम्पलीट्यूड कितना है 8। करना क्या है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एक्स ऑफ टी। हमें क्या करना है, एक्स टी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस भी हैं। ओके देखो, कैलकुलेट करना आसान है। इसको फर्स्ट मेथड कुछ ऐसा है। फर्स्ट मेथड कुछ ऐसा है। ओके, फर्स्ट मेथड कुछ ऐसा है जो नॉर्मल मेथड है। मतलब वाई ऑफ ओमेगा रेक्टेंगुलर पल्स है, तो टाइम डोमेन में क्या मिलेगा, सैम्पलिंग। ओके, मतलब ए नॉट सैम्पलिंग के टी, और उसका फूरियर हम लोग रेक्टेंगल में ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन -k2k एंड एम्पलीट्यूड ए नॉट पाई बाई के। मतलब दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पेयर दैट वी हैव रिटन हियर। ये जो पेयर हमने लिखा है इसी पेयर पर बेस्ड है। कैसे पता चला, वहाँ भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल। अभी यूज़ कर लें इसको, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सपोज एक्सटेंशन इज -k2k एंड एम्पलीट्यूड इज ए नॉट पाई बाई के। एक मिनट, सेम कलर से लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। एक्सटेंशन इज -k2k and amplitude is a naught pi by k, then its inverse Fourier will be a naught sampling kt। यही लिखता। अभी क्या करूँगा, कंपैरिजन से k लिखूँगा। k कितना है 2, अब a नॉट पाई बाई के 8 के इक्वल, जिसमें k कितना है 2, तो a नॉट की वैल्यू कितनी होती 16 बाई पाई। ए नॉट और के मिल गया, इधर पुट करूँगा तो क्या लिखता 16 बाई पाई सैम्पलिंग ऑफ के टी। के कितना है 2, मतलब सैम्पलिंग ऑफ 2t। यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, लिखो 16 बाई पाई, सैम्पलिंग 2t को आप लिखते साइन 2t अपॉन 2t। ओके, 16 बाई पाई। अब आप साइन 2t को लिखते 2 साइन टी इंटू कॉस टी। डिनोमिनेटर में 2t है तो 2t लिख दूंगा, ठीक है। अभी 2 से 2 का टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट। अब ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, इसी फंक्शन को क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया गया है, xt। मतलब yt को मैथमेटिकली सम फंक्शन इंटू कॉस टी में लिखना था। अब वो जो सम फंक्शन है वही तो xt है, तो xt कितना है 16 बाई पाई साइन टी अपॉन टी। अब इसी को लिखना है xt इंटू कॉस टी के टर्म्स में, वेयर xt इज इक्वल टू साइन xt इज इक्वल टू 16 बाई पाई इंटू साइन टी अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट मेथड था। ओके, इस मेथड में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये मेथड भी फास्ट है। बट एक दूसरा मेथड भी है,
जो आपको जानना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन और भी फास्ट हो जाएगा। ओके अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करता हूँ। ओके, सेम क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड। ओके, अच्छा, मैं एक बार वेव फॉर्म फिर से ड्रॉ करता हूँ। वेव फॉर्म वाई ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा, रेक्टेंगुलर पल्स है, -2 से 2 एक्सटेंशन, एम्पलीट्यूड 8। एक बार चेक कर लो, -2 से 2 एक्सटेंशन, एम्पलीट्यूड 8। और टाइम डोमेन में सिग्नल है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू कॉस टी। हमें एक्स टी चाहिए, ठीक है। जब आपके सामने MCQ वाला क्वेश्चन है, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से कोई एक ही करेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अच्छा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के लिए जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एरिया अंडर टाइम डोमेन एंड एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। वो 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? एरिया अंडर टाइम डोमेन एंड एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। सवाल ये है कि ये जो 2 बहुत इफ़ेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमिनेशन के लिए, जो कौन कौन से हैं? एरिया अंडर टाइम डोमेन एंड एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें? हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी डोमेन गिवन है, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसका एरिया तो मिल जाएगा ना। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैं प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करूँगा? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। याद आ रहा है? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में है, एरिया ऑफ वाई ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू वाई टी एट टी इक्वल टू 0। आप देख लेना, एरिया अंडर ओमेगा डोमेन प्रॉपर्टी में 2 पाई का टर्म आता है, बट एरिया अंडर टाइम डोमेन प्रॉपर्टी में 2 पाई का टर्म नहीं आता है। प्लीज़ आप लोग प्रॉपर्टीज़ में जा कर के देख लेना, ठीक है। एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन है, उसमें कौन सा टर्म आता है? 2 पाई का। अभी क्या करेंगे? वाई ओमेगा का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो वाई ओमेगा का एरिया देखो कितना आ रहा है, 8 इंटू 4 32। तो मैं वाई ओमेगा का एरिया क्या लिखता? 32। RHS में क्या लिखता? 2 पाई वाई ऑफ 0। तो यहाँ से वाई 0 कितना मिलेगा? 32 अपॉन 2 पाई। तो वाई 0 कितना आया? 16 बाई पाई। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया? वाई 0 कितना मिला? 16 बाई पाई, 16 बाई पाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाई टी है इसी में टी को 0 पुट कर देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे तो पता चला वाई 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 ऑल्सो, बिकॉज कॉस 0 इज हाउ मच? 1। तो वाई 0 किसके इक्वल है? एक्स 0 के इक्वल है। मतलब ये जो वाई 0 आया ये किसके इक्वल है? एक्स 0 के इक्वल है। मतलब एक्स टी इक्वल टू 0 पर कितना होना चाहिए? 16 बाई पाई। एक्स टी इक्वल टू 0 पर कितना होना चाहिए? 16 बाई पाई। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब आप क्या करोगे? ऑप्शंस को चेक करना स्टार्ट करो। A, B, C एंड D। इन 4 ऑप्शंस में ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं एक्स टी के।
मतलब ये 4 ऑप्शंस बोल रहे हैं कि एक्स टी क्या हो सकता है। तो इन सब में टी को क्या पुट करो 0 और इन सब से एक्स ऑफ 0 लिखो। ओके 8/पाई साइन टी अपॉन टी, टी इक्वल टू 0 पर साइन टी अपॉन टी कितना होता है 1। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पर ऑप्शन ए से क्या आता 8/पाई। फ्रॉम ऑप्शन बी एक्स ऑफ 0 विल बी 16/पाई। फ्रॉम ऑप्शन सी एक्स ऑफ 0 विल बी 4/पाई। फ्रॉम ऑप्शन डी एक्स ऑफ 0 विल बी 8। मैंने एक्स ऑफ 0 आपके सामने चारों ऑप्शन से कैलकुलेट करके बताया कि हर एक ऑप्शन से कितना कितना आ रहा है। और होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था 16/पाई। किससे मैच हुआ, ऑप्शन बी से। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन बी। यही तरीका है एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ टेढ़ा मेढ़ा वेव फॉर्म, जिगजैग टाइप का वेव फॉर्म आ जाए जिसका फूरियर आपको पहले से नहीं मालूम हो कि क्या लिखना है। कहने का मतलब है कि यहाँ रेक्टेंगल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, आपको पहले से मालूम था कि इन्वर्स में क्या लिखना है, सैम्पलिंग ये भी मालूम था कि कैसे लिखना है, तब तो कैलकुलेशन आपने एक्स टी का आसानी से किया। अगर मैं यहीं पर कुछ जिगजैग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, फिर बोलता कि अच्छा अब कैलकुलेट करो एक्स टी कितना आएगा, तब तो टाइम लगता ना। तो उस केस में क्या हेल्प करता है, या तो एरिया अंडर टाइम डोमेन या फिर एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ किसने हेल्प किया, एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन ने। तो इवन दो क्वेश्चन आसान था, बट फिर भी मैंने सेकेंड मेथड सॉल्व करके इसलिए बताया क्योंकि बताने का एक सिंपल सा पर्पस था, ये बताना कि एरिया अंडर टाइम डोमेन या फिर एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन दो प्रॉपर्टीज़ को ऑप्शंस की एलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जनरली मैं तब यूज़ करता हूँ जब क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, एक आइडिया लग जाता है कि अगर टाइम डोमेन में स्ट्रक्चर आया वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल या इसका कॉम्बिनेशन है तो कोई बात नहीं है, मैं कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन रेक्टेंगल, ट्रायंगल या इसके कॉम्बिनेशन के अलावा कोई स्ट्रक्चर है तब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट नहीं करूँगा, फॉर्मूला लगा के नहीं कैलकुलेट करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि या तो एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर एरिया अंडर टाइम डोमेन लग जाए। अब लग जाने का मतलब है कि वेव फॉर्म फॉर एग्जांपल टाइम डोमेन में गिवन है तो एरिया अंडर टाइम डोमेन यूज़ कर लूँगा। ओके, और अगर वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है तो एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ कर लूँगा, सिंपल है। अरे सागर बेटा ढंग से कैलकुलेट करो ना, थोड़ा तो मैथमेटिक्स याद रखा करो। क्या बच्चों की तरह से टी इक्वल टू 0 पर सारे 0 हो जाएंगे। अरे टी इक्वल टू 0 पर 0/0 का फॉर्म आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 है तो 0/0 का फॉर्म तो चेक करोगे ना। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, पहली बार थोड़ी देख रहे हो कि साइन टी अपॉन टी। अरे सैम्पलिंग टी है ना, साइन टी अपॉन टी क्या है, सैम्पलिंग टी है। और टी इक्वल टू 0 पर मैंने सैम्पलिंग 0 कैलकुलेट करके बताया था, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ 1 आता है। ऊपर 0 कर दिए, नीचे 0 कौन करेगा, मैं ही जाके एग्जाम में करूँगा क्या, नहीं ना। थोड़ा तो दिमाग रखो, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। हर जगह सर जा कर के थोड़ी बता देंगे, यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में कौन हेल्प करेगा, क्या भगवान करेंगे, भगवान कितनों का हेल्प करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तपस्या करो तब भगवान हेल्प करेंगे। तपस्या का मतलब समझते हो ना, 24 घंटे बैठ के पहाड़ पे जाओ और जाके ऋषि मुनि बनो तब वो हेल्प करेंगे। इतना मेहनत हम लोग तो करने वाले हैं नहीं। हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे ना, हम लोग का मतलब मैं और आप, हम सब लोग। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अरे एलिमिनेट करने का टेक्निक सीखो। एक बच्चा उसी में परेशान है कि सर ये जो साइन टी अपॉन टी है टी इक्वल टू 0 पर 0 हो जा रहा है। मेरे बच्चे इससे ऊपर उठो, ठीक है, एलिमिनेट करने का टेक्निक बता रहा हूँ और तुम लोग जो हो ना घिसे पीटे सवालों में फंसे रहोगे। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ।
एक और क्वेश्चन बताऊं क्या, जिसमें चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर देख के घबरा जाओगे सर मेरे से नहीं होगा सर। सर फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफिकल्ट है। देखो एक क्वेश्चन और, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है वाकई में। वेव फॉर्म देखो कैसा है, एक्स ऑफ टी टी के अगेंस्ट, एक्स टी के अगेंस्ट। वेव फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है जो कुछ इस फॉर्म में है, -2 से 2 एक्सटेंशन, this function is e की पावर t and this function is e की पावर -t. For xt, Fourier transform is x of omega and we have to calculate x of omega and 4 options are given. मैं ऑप्शंस लिखने नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शंस लिखने नहीं जाऊंगा, ठीक है। ओके अच्छा, फूरियर सीरीज वाले पेयर्स याद है ना? ओके आपको फूरियर सीरीज वाले पेयर्स तो याद होंगे, जितने भी पेयर्स आपने फूरियर सीरीज में लिखे हैं वो सारे पेयर्स इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हैं। ऑल XT-CN पेयर्स आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर XT X omega पेयर्स. It means for real even signal Fourier transform will be also real even. For real odd signal Fourier transform will be imaginary odd and like this. ठीक है, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखना। सिग्नल XT is real even. If XT is real even, then X omega will be also real even. ओके ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें केयरफुली चेक करो। रियल तो 4 के 4 ऑप्शंस हैं, ये चारों के चारों रियल हैं, बट इवन कौन कौन सा है? अब ये भी नहीं कि सर इवन चेक ही नहीं कर पाते हैं। अरे इतना तो पढ़ा दिया, थोड़ा हाथ पाँव मारोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब तो इवन आउट चेक करोगे ना। कि इसमें भी बच्चों जैसा करोगे सर, जैसे मैं बोलूँगा कि ऑप्शन सी इवन है, तो अब ये नहीं कि सर ये ऑप्शन सी इवन कैसे है सर, दिमाग लगाओ ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक्स ऑफ ओमेगा रियल इवन होगा। अब मैं भी चेक कर रहा हूँ, सब के सब रियल है, ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर रियल। ओके अच्छा, अब चारों के चारों रियल हैं। इसमें से रियल इवन कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर रियल एज वेल एज इवन। अब आप खुद से चेक कर लो, इन ऑप्शन सी न्यूमरेटर इज इवन, डिनोमिनेटर इज इवन, सो दैट इज बाई इवन रिजल्टेंट फंक्शन विल बी इवन, तो ऑप्शन सी इवन आया। ऑप्शन डी में भी सेम लॉजिक, न्यूमरेटर इवन है, डिनोमिनेटर भी इवन है, तो इवन बाई इवन आया। ठीक है, ए और बी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ए और बी इवन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आंसर सी या डी में से कोई एक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, जब हमने पेयर लगाया और पेयर से 3 ऑप्शंस नहीं हुए एलिमिनेट, अब तो कोई और टेक्निक लगाना पड़ेगा। अगर मान लो रियल इवन वाला पेयर से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते तो बेस्ट होता, अपना आंसर आ गया। बट यहाँ क्या हुआ, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए बट 2 ऑप्शंस रह गए, अभी भी कन्फ्यूज़न है, सी या डी में से कोई आंसर है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि अब हम लोग एरिया वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब सोचेंगे कि एरिया अंडर टाइम डोमेन लगाएं या एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, अब इन दोनों में वही लगाओगे जिसका वेव फॉर्म अवेलेबल है। एक्स का वेव फॉर्म अवेलेबल है, एक्स का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाता? एरिया अंडर टाइम डोमेन। सो राइट डाउन प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी इज एरिया अंडर टाइम डोमेन, एरिया अंडर टाइम डोमेन। देखो इतना तो आपका दिमाग काम करता होगा ना, 4 ऑप्शंस देखोगे, चारों के चारों ऑप्शंस पूरे ट्रांसफॉर्म में कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस हैं। अब हम लोग बैठ करके पूरे ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने भी लगे ना
तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आएगा। कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। ओके, अब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो आंसर में एक्सपोनेंशियल टर्म्स आने स्टार्ट होंगे। अब हुआ क्या, उन्हीं एक्सपोनेंशियल्स को इसने कंबाइन कर करके साइन या कॉस में कन्वर्ट किया है। ओके, अब इस तरह सोचो तो सॉल्व करने में तो टाइम लग जाएगा। अब हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करने गए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ ना केवल सॉल्व करना है बल्कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनसे मैच करने के लिए साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हो गया 10-15 मिनट तो लगेगा ही फिर। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एरिया अंडर टाइम डोमेन, तो ऐसे लिखूंगा एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टी। याद आ रहा है ना, एरिया अंडर टाइम डोमेन में 2 पाई का टर्म नहीं होता है। बार बार बोल रहा हूँ, ये 2 पाई वाला जो टर्म है ना फंसता है। तो बार बार ऐसे बोल के याद करो कि एरिया अंडर टाइम डोमेन में 2 पाई का टर्म नहीं होगा और एरिया अंडर ओमेगा डोमेन में 2 पाई का टर्म होगा। ऐसे बोल बोल करके अपने को याद दिलाओगे ना आप, तो याद हो जाता है कि सर ने बोला है एरिया अंडर टाइम डोमेन में 2 पाई का टर्म नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, एरिया अंडर ओमेगा डोमेन में 2 पाई का टर्म होता है तो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं होता है। अब आपने लिखा इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट तो इन्फानाइट एक्स टी डी टी, एक्स टी के एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला। फिर आपने देखा दिस फंक्शन इज इवन, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन इन दिस फॉर्म 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू अपर लिमिट, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि एक्स टी कैसा फंक्शन है इवन, तो मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। फिर आप लिखते 2 इंटू, अच्छा अब 0 से इन्फानाइट में ये किस टाइम रेंज में अवेलेबल है, 0 to 2, 0 से 2। इस रेंज में फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी डी टी। फिर आप लिखते 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी अपॉन -1, लिमिट्स आर 0 and 2, सो 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर -2, अपर लोअर लिमिट पुट करो। ठीक है, डिनोमिनेटर में -1 है, उसकी वजह से थोड़ा रीअरेंज करो, इस फॉर्म में आ गया। ओके, अच्छा अब क्या करना है, ऑप्शन सी में ओमेगा को 0 पुट करो, ऑप्शन डी में ओमेगा को 0 पुट करो और चेक करो किस ऑप्शन में यही वाला आंसर आता है। बिकॉज एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 शुड बी 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर -2। ठीक है, तो अब हम लोग सी और डी दोनों में ओमेगा को 0 पुट करेंगे। सी में आप 0 पुट करोगे तो आप लिखते 2 - 2 ई की पावर -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, सो आंसर इज 2 1 माइनस ई की पावर -2। डी में 0 पुट करो तो आप लिखते 2 प्लस 2 माइनस 0, 1 मिनट यहाँ एक टर्म और है, 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर -2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो इधर आया 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई की पावर -2। ओके, तो हमने चेक किया x ऑफ 0 ये आना चाहिए, किससे मैच हो गया, ऑप्शन सी से, तो सी आंसर है और डी से मैच नहीं हुआ इसलिए डी आंसर नहीं है। समझ में आया? इस तरह जो हमने एलिमिनेट करके भी कैलकुलेट किया ना, टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ एरिया कैलकुलेशन बड़ा ही आसान था। इंटीग्रेट करके एरिया लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये जो अपना आंसर है, फिर भी चलो आपको बताने में मुझे 5-6 मिनट का टाइम लगा तो 5 to 6 मिनट्स में आया। आपको नहीं बताना रहता तो ये मैं, या फिर अगर आप मेथड जान गए होते तो आप कितने देर में सॉल्व करते, आप खुद इसे लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर लेते अगर आप इस मेथड को जानते। ओके, और अगर आप फॉर्मूले से चलते ना, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला है, उससे आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का ट्राई करते तो बिलीव मी 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता। आप खुद से
सॉल्व करके फॉर्मूले से देख सकते हो, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म? अब डर तो नहीं लग रहा है फूरियर ट्रांसफॉर्म से? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्रिकी वे में पढ़ना चाहिए। ट्रिकी वे में पढ़ते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और अगर ट्रिकी वे में नहीं पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ोगे, तो वही घिसा पिटा जो तरीका है कि हर बार इंटीग्रेट करके फूरियर कैलकुलेट करो, हर बार जो इन्वर्स वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके इन्वर्स कैलकुलेट करो, तो इंटरेस्ट ही चला जाता है, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन कोई करना नहीं चाहता है। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेशन से बचने का ट्राई करो, तो अल्टरनेट मेथड मिल जाएगा, और अल्टरनेट मेथड में कुछ ट्रिक्स मिल जाते हैं। तो मेरा अप्रोच यही रहा था, इंटीग्रेशन से बचने का ट्राई करता था, इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और अदर टॉपिक स्ट्रांग हो गए। हाँ ऋषभ, ये तो आपने बहुत सही बुलाया सर, जब खुद से सॉल्व करेंगे तब और कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएगा, सही बात है। आदित्य बोल रहे हैं कि सर अब फूरियर ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा आपसे डर लगता है, इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आसान बन गया। बेटा ऐसा मैं कुछ डराता नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना, भले ही प्यार से समझाना या डांट करके समझाना। निकी ने बोला सर नॉर्मली जिस मेथड की प्रैक्टिस होती है वही एग्ज़ाम में स्ट्राइक करता है, ये बात भी सही है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप लोग, सो दैट कि जो ट्रिक्स हैं वो आप यूटिलाइज़ करो। अवनीश ने बोला सर आपका ट्रिक बहुत कमाल का है, थैंक यू बेटा। हिमांशी ने बोला यस सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वेरी गुड। ओके, अश्विन ने बोला बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी और फिर डर निकल जाएगा। ये तो आपने अश्विन बेटा बिल्कुल सही बोला है, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तभी डर निकलता है ना। अर्पित बोल रहे हैं सर मज़ा आ रहा है आपसे पढ़ने में, अब तो कॉलेज में लग रहा है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं था। बेटा कॉलेज में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, आपके कॉलेज में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाया गया तो बड़ी बात है अर्पित बेटा, हम लोगों के कॉलेज में तो कोई पढ़ाता लिखाता था ही नहीं। अमन ने बोला सर डर ख़त्म हो गया। चलो बेटा, डर ख़त्म हो रहा है या हो गया है, अच्छी बात है। परनीत बेटा अगर रियल इवन ना भी चेक करे तो भी आ जाएगा। हाँ चेक कर लो, रियल इवन नहीं भी चेक करोगे अगर फिर भी आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, परनीत ने बोला कि सर रियल इवन नहीं चेक करें ना तो भी आ जाएगा, ये बात भी सही है, आप ट्राई करके देखो। हाँ अगर रियल इवन नहीं भी चेक करेंगे हाँ तो भी आ जाएगा। आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, सही बात है, रियल इवन नहीं भी चेक करेंगे तो भी आ रहा है। ओके, बट एग्ज़ाम में एक चीज़ बताता हूँ परनीत ने बहुत अच्छा बोला कि सर ये जो 4 ऑप्शंस हैं ना, इसमें रियल इवन नहीं भी चेक करें तो भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। परनीत बेटा आपने बिल्कुल सही बोला है, बट एक चीज़ बताऊँ, जैसे इस मेथड से भी आप चल रहे हो ना तो आपको एरिया तो कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना, टाइम तो लग ही रहा है ना, थोड़ा सा टाइम भले ही लग रहा है। तो हम लोग पहले पेयर से इसलिए एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि पेयर को चेक करना ईजीएस्ट रहता है, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, हमें देख के पता चल जाता है कि इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं। समझ में आया? तो इसलिए पर्सनली मैं तो पहले पेयर से चेक करता हूँ कि पेयर से मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया तो बेटर है, क्योंकि पेयर से चेक करना बड़ा आसान रहता है, देख के पता चल जाता है इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। एरिया वाले प्रॉपर्टी पर बाद में जाते हैं, अगर पेयर से नहीं एलिमिनेट होता है तो फिर एरिया वाली प्रॉपर्टी पर जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मतलब मेरे सॉल्व करने का अप्रोच है, आपके सॉल्व करने का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, तो मैं उसमें माइंड नहीं करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करो, आप सॉल्व कर लो कम टाइम में, यही मेरा बताने का पर्पस है। ओके, चलो अब इसके बाद
एक काम करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ओके, अभी 10 मिनट्स का ब्रेक है। आज ज़्यादा मतलब लॉन्ग ब्रेक नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास भी आज लेट से स्टार्ट हुई थी ना, 13 मिनट्स लेट से स्टार्ट हुई थी। 1:13 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं। 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, ब्रेक के बाद वापस से फूरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यू करूँगा।